अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है ना हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन किस तरह से है, उसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिससे वो कंपोज हुआ होता है। इस तरह से अगर हम उसकी फ़ंक्शन की आज बात कर ले तो ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। मेरा नाम है बशारत अली, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन आज जो है ना हम डिटेल में क्या स्टडी करने वाले हैं, नेफ्रॉन की फ़ंक्शन को और उसकी जितनी भी पार्ट्स हैं ना उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, हमने नेफ्रॉन की बात की थी कि नेफ्रॉन में हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसमें हमारे पास ग्लोमेरुलस है, बाउमेन कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। तो इसके सारे फंक्शंस हैं, मतलब सेपरेट सेपरेट फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आज जो हम नेफ्रॉन की फंक्शन की बात करेंगे तो उसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं, एक्सक्रीशन प्रोसेस, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। मतलब जो यूरिन फॉर्म हो रहा है उसको हम किस तरह से एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देख लो, डायग्राम के हवाले से अगर हम बात कर लेना तो फिर ये आसान हो जाएगा। ठीक हो गया। ये इस तरह से जो है ना, इसके बाद ये जो है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, ये लूप ऑफ हेनली, ठीक है। और इसके बाद जो है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हो गया डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। और ये जो लूप डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है, ये यहाँ पे क्या होता है, ये असल में यहाँ पे इंटर होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो साल, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया, तो ये यहाँ से क्या होगा, एंटर होगा टूवर्ड्स दी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये याद रख लिया करो, ये पार्ट्स जो है ना आपको याद होने चाहिए कि ये किस तरह से है। अच्छा, पहले हमने बात की थी कि ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस क्या चीज़ है, यहाँ पे जो है ना कुछ आर्टरियोल्स जो है ना एंटर होते हैं और वो जो है ना कंटिन्यू होते हैं किस चीज़ के साथ, कुछ इस तरह के और आर्टरियोल्स होते हैं और उसके साथ वो जो है ना कनेक्टेड होते हैं। लेकिन इसके कुछ नाम्स होते हैं, मतलब एक है हमारे पास एफेरेंट आर्टरियोल और दूसरा है इफेरेंट, ठीक है ना। इसको याद रख लिया करो। और ये जो एरिया है इसको क्या कहते हैं, हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अच्छा, अब सिंपल सी बात है, अगर हम इसकी एक्सक्रीशन प्रोसेस की बात करें तो एक्सक्रीशन प्रोसेस जो है ना, ये हमारे पास जो प्रोसेस है ये तीन तरह के, मतलब थ्री प्रोसेसेस है। एक को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक हो गया। दूसरे को हम कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, क्लियर। और तीसरा जो है ना उसे हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये तीन प्रोसेसेस है इसकी एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है ना। तो ये जो तीन प्रोसेस है ना, इसकी जो है ना, विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री प्रोसेसेस वी विल एक्सक्रीट द यूरिन फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल सी बात है कि अगर हम यहाँ पे देख लिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है आर्ट्रियोल्स। तो मतलब आर्ट्रियोल्स का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है, इसमें हमारे पास ब्लड प्रेजेंट है। हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से, ठीक है। जो बुक्स में आपके नोट्स है उनके साथ जो है ना आप इसको स्टडी कर लेंगे तो आपको बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको मैकेनिज्म समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देख लो, इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट है ब्लड। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है, ये ब्लड है, ठीक है ना। एफेरेंट आर्टरियोल का फंक्शन ये है कि ये ब्लड को किस तरफ ले आएगा, ब्लड को मूव करेगा टूवर्ड्स दी ग्लूमरुलस की तरफ लेकर जाएगा फॉर व्हाट, फॉर फिल्ट्रेशन,
एक फंक्शन यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो एफेरेंट आर्टरियोल्स है वो ब्लड को मूव करेंगे टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस फॉर द फंक्शन ऑफ व्हाट, फॉर द पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन किस लिए है? क्योंकि हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट है और हमें उसको ब्लड से निकाल लेना है, क्योंकि हमारी ज़रूरत है कि हम उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करें, बॉडी से रिमूव करें। तो ये जो ब्लड यहाँ पे आएगा ना, ये एरिया जो ग्लोमेरुलस है वहाँ पे इसकी फिल्ट्रेशन होगी। अच्छा, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब एफेरेंट आर्टरियोल्स की बात कर लेते हैं। जब यहाँ पे वो ब्लड फिल्टर हो जाए ना, तो ये एफेरेंट आर्टरियोल्स जो है ना, ये ब्लड को क्या करेंगे, ब्लड को मूव करेंगे टूवर्ड्स दी बॉडी। मतलब जो ब्लड है ना वो फिल्टर हो गया, वो बॉडी की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे ये किस तरह से फिल्टर होगा, तो रिमेंबर वन थिंग, जो डायमीटर ऑफ दी, ये जो डायमीटर ऑफ एफेरेंट आर्टरियोल्स है, ये हमारे पास क्या है, डायमीटर जो है ना ये हमारे पास ज़्यादा है एज कंपेयर टू द एफेरेंट आर्टरियोल। इसकी जो डायमीटर है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कम है। क्लियर हो गया ना? तो मतलब इसमें प्रेशर की जो है ना वो फ्लो होगा। तो मतलब यहाँ पे एफेरेंट आर्टरियोल्स में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हाई ब्लड प्रेशर। ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास, इसकी डायमीटर क्या है, इसकी डायमीटर लो है। क्लियर हो गया? और यहाँ पे डायमीटर ज़्यादा है तो ब्लड फ्लो करेगा। ठीक हो गया? तो जब ब्लड फ्लो होगा ना, तो यहाँ पे जब ये डायमीटर, हमने बात की थी ना कि जब वैसो कंस्ट्रक्शन होती है तो बीपी क्या हो जाता है, बीपी का जो फ्लो है, जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। और जब वैसो डायलेशन होती है, डायमीटर उसकी ज़्यादा होती है, और जब वो और भी डायलेट हो जाए तो क्या होगा, उसकी जो है ना वॉल्यूम तो ज़्यादा होगा लेकिन वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये जो सारा एरिया है ना, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है ग्लोमेरुलस। अब जब यहाँ पे प्रेशर जो है ना, ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तो इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो सब्सटेंसेस है, ये जो प्लाज्मा है, ये क्या होगा, ये असल में फिल्टर होगा। ठीक है ना? ये जो है ना ये असल में मूव आउट करेगा ड्यू टू द हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से मूव आउट हो टूवर्ड्स द बाउमेन कैप्सूल, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये मॉलिक्यूल्स जो है ना, ये जो प्लाज्मा यहाँ पे फिल्टर होगा, तो ये मॉलिक्यूल्स, ये सब्सटेंसेस, ये फिल्ट्रेट किस तरफ आएगा, ये फिल्ट्रेट आ जाएगा बाउमेन कैप्सूल की तरफ। ये वाला एरिया हम इसे क्या कहते हैं, बाउमेन कैप्सूल। ठीक है ना? तो मतलब यहाँ से ब्लड प्रेशर के ज़रिए ये क्या हो जाता है, ये मॉलिक्यूल यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं टूवर्ड्स द बाउमेन कैप्सूल। अब सिंपल सी बात है कि हमने बात की थी कि बाउमेन कैप्सूल में एक स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पोडोसाइट। तो वो पोडोसाइट जो है ना वो अलाउ करेगा किस चीज़ को, इस मॉलिक्यूल्स को, कि आप यहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए, ये जो बाउमेन कैप्सूल है। ठीक हो गया? तो सिंपल सा अगर डिफिनेशन हम बात कर ले तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कहाँ से, फ्रॉम ग्लोमेरुलस टूवर्ड्स द बाउमेन कैप्सूल। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे पास 20% प्लाज्मा क्या होगा, वो होगा फिल्ट्रेट। मतलब इसका ये है कि 20% प्लाज्मा हमारे पास यहाँ पे फिल्ट्रेट हो जाता है। अब सिंपल सी बात है कि जब यहाँ पे प्लाज्मा फिल्ट्रेट होगा तो ये प्लाज्मा किस चीज़ से बना हुआ है, तो मतलब इसकी जो कंपोजिशन है ना वो सेम होती है जिस तरह की प्लाज्मा ब्लड में प्रेजेंट होती है। ठीक है ना? जिसमें हमारे पास ग्लूकोज भी होता है, मतलब ये जो प्लाज्मा फिल्ट्रेट हो रही इस तरह से अमाइनो एसिड्स, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, मतलब इसकी कंपोजिशन सेम होती है। लेकिन एक बात याद रख लो, यहाँ पे ये जो फिल्ट्रेशन हो रही है ना,
इस फिल्ट्रेशन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। मतलब इसका नाम क्या है, जो ये जो फिल्ट्रेट, ये जो फ्लूइड यहाँ पे फिल्ट्रेट होगा उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कह देंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। क्लियर। तो ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट क्या होगा, ये अब मूव करेगा और इससे हम जो है ना रीएब्जॉर्प्शन भी करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस है। मैं रिपीट कर देता हूँ, जब एफेरेंट आर्टरियोल्स के ज़रिए ब्लड यहाँ पे ग्लोमेरुलस पे आ जाता है तो यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो मॉलिक्यूल्स यहाँ से मूव आउट हो जाते हैं और वो एंटर होते हैं बाउमेन कैप्सूल में। जो बाउमेन कैप्सूल में जो मॉलिक्यूल, जो फ्लूइड एंटर होता है, जो फिल्ट्रेट होता है, उसे हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। और ऑलमोस्ट 20% ऑफ द प्लाज्मा यहाँ पे फिल्ट्रेट हो जाते हैं। मतलब जो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें हमारे पास 20% प्लाज्मा फिल्ट्रेट होता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सारा प्रोसेस है ये तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे ये वाला जो है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। अब प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स का क्या काम है। दूसरा हमारे पास जो है ना सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है ना हम रीअब्जॉर्ब करेंगे। रीअब्जॉर्ब का क्या मतलब है, यहाँ पे ये जो फ्लूइड, ये जो सब्सटेंसेस यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं ये वाले, ठीक है ना। तो इसमें इस तरह के सब्सटेंसेस होंगे जो हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। मसलन अगर हम बात कर लेना कि अगर वाटर है, सही है ना, तो वाटर हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा तो हम उसके लिए उसको क्या करेंगे, रीअब्जॉर्ब करेंगे। अगर क्लोराइड है हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको रीअब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन वो हम जो है ना लूप ऑफ हेनली में डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से है। तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स क्या करेगा, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एक लार्ज ट्यूब स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया। और यहाँ पे हमारे पास 80% ऑफ वाटर क्या होगा, वो हमारे पास रीएब्जॉर्ब होगा। रीएब्जॉर्ब का क्या मतलब है, मतलब ये कि जो 80% ऑफ वाटर यहाँ पे ये जो प्लाज्मा फिल्ट्रेट हो रही है तो इसमें 80% ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हम क्या कहते हैं उसे रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, वो बॉडी की तरफ मूव आउट हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि अगर हम यहाँ पे देख लेना तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो वाटर है ना वो मूव आउट करेगा किस चीज़ की तरफ, वो इसकी तरफ मूव आउट करेगा, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। और दूसरी बात यहाँ पे याद रख लो, इस तरह से जो है ना यहाँ पे भी कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, वो वापस जो है ना बॉडी को मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज कैपिलरीज। तो इसे हम कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव का मतलब ये है कि मैं उन सब्सटेंसेस को सेलेक्ट करूँगा जो मेरी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है और उसको मैं क्या कर दूंगा, उस ये जो ट्यूब्स है इससे मैं रीअब्जॉर्ब करूँगा क्योंकि बॉडी को हमारी ज़रूरत है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि पर मिनट में हमारे पास 125 ml पर मिनट ये क्या प्रोड्यूस होता है, ये क्या फिल्ट्रेट होता है, हमारे पास प्लाज्मा फिल्ट्रेट होता है। क्लियर हो गया। और इसमें जो है ना यहाँ पे देख लो 125 ml जो है ना पर मिनट, ये हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है। क्या चीज़ होती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होती है। एक बात 124 ml ये हमारे पास क्या हो जाती है, ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है ये हमारे पास रीएब्जॉर्ब हो जाती है। रीएब्जॉर्ब का मतलब ये है कि जितने भी उसमें वो सब्सटेंसेस है जो मेरी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो क्या हो जाती है, वो हमारी बॉडी की तरफ वापस चली जाती है क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, वो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो लूप ऑफ हेनली के जरिए हम क्या करेंगे, उसको वापस रीएब्जॉर्ब करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा एक और बात,
ये जो लूप ऑफ हेनली है, यहाँ से ये जो है ना ये ट्रांसफ़र होगा टूवर्ड्स द कैपिलरीज, लेकिन जो कैपिलरीज है वो क्या ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब ये जो ये वाला जो एरिया है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, तो याद रख लिया करो जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है, क्या चीज़ है, वेस्ट प्रोडक्ट। वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड। ये क्या होगा, ये इस कैपिलरी से ट्रांसफ़र होगा कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा किस चीज़ की तरफ, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स की तरफ। ये कैपिलरीज इसकी अराउंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम जो है ना यहाँ पे ये जो है ना ट्रांसफ़र हो जाते हैं यहाँ पर, ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है, क्योंकि ये जो यूरिया है और ये जो यूरिक एसिड है ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, ये हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है। तो इन कैपिलरी से ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मूव हो जाएंगे और फिर ये जो है ना यहाँ से मूव आउट होंगे, ठीक है ना। तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का फंक्शन है। अब आ जाते हैं किस चीज़ की तरफ, लूप ऑफ हेनली की तरफ। तो लूप ऑफ हेनली असल में क्या करता है, ये असल में हमारे पास जो है ना ये कंजर्व वाटर, कंजर्व वाटर का मतलब ये है कि ये वाटर की हिफाजत करेगा। मतलब अगर मेरी बॉडी के लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वाटर इम्पॉर्टेंट है, तो ये जो है ना इसको क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा, मतलब यहाँ पे भी रीएब्जॉर्प्शन का फंक्शन होगा। तो लूप ऑफ हेनली में एक बात याद रख लिया करो, एक है हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब और दूसरा है असेंडिंग लिम्ब। अब देख लो यहाँ पे ये जो डिसेंडिंग है ना, डिसेंडिंग लिम्ब मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोस्टली वाटर रीएब्जॉर्ब होगा। एक बात, डिसेंडिंग लिम्ब में क्या चीज़ होगी, वाटर रीएब्जॉर्ब होगी, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब जो है ना ये परमिएबल है किस चीज़ को, परमिएबल टू वाटर, मतलब ये वाटर को अलाउ करता है। अब दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम देख लें असेंडिंग लिम्ब, तो असेंडिंग लिम्ब क्या करेगा, वो असल में रीएब्जॉर्ब करेगा, रीएब्जॉर्ब दी सोडियम, क्लियर है, क्लोराइड, और इस तरह से और ऑर्गेनिक जो है ना हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो उसको क्या करेगा, वो उसको रीएब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, मेरी बॉडी के लिए। तो ये याद रख लिया करो कि लूप ऑफ हेनली इम्पॉर्टेंट है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। इस तरह से इसमें दो है, एक ये वाला एरिया है जिसे हम क्या कहते हैं डिसेंडिंग, और ये एक वाला है ये जिसे हम कहते हैं असेंडिंग। डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होगा, वाटर रीएब्जॉर्ब होगा क्योंकि वो परमिएबल टू वाटर है और इम्परमिएबल टू दीज सब्सटेंसेस है। असेंडिंग लिम्ब में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सोडियम जो है ना वो रीएब्जॉर्ब होगा और क्लोराइड जो है ना वो दोनों रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब इसके बाद जो है ना हम बात करने वाले हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स की। अच्छा, एक काउंटर मैकेनिज्म है, काउंटर मैकेनिज्म का मतलब ये है, मैं काउंटर मैकेनिज्म को लास्ट में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, वहाँ पे जो है ना ये क्लियर हो जाती है। यहाँ पे अब देख लो ये जो है ना डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स का मतलब ये है कि वो फार अवे प्रेजेंट होती है किस चीज़ से, जो बाउमेन कैप्सूल है। तो अब यहाँ पे देख लो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हमारे पास एक जो है ना ये पीएच रेगुलेट करता है, ठीक है, और दूसरा जो है ना ये हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब मैंने ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं कि ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन किस तरह से होता है। तो पीएच जो है ना वो रेगुलेट करेगा, रेगुलेट होता है बाय दी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और दूसरा जो प्रोसेस है वो हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन। अब अगर हम ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन की बात कर रहे हैं तो एक और बात, मतलब ये कि
जो वाटर हमारे बॉडी के लिए, ये जो एक और यहाँ पे ये याद रख लिया करो, ये जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है ये हमारे पास है इम्परमिएबल, इम्परमिएबल टू वाटर। क्लियर हो गया? अच्छा, सिंपल सा मैकेनिज्म है, वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, लेकिन ये रीअब्सॉर्प्शन उसको जो है ना क्या होगी, मतलब मेरे बॉडी के लिए अगर एक वक्त में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, अगर मेरे बॉडी में पानी कम है तो क्या होगा, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स तो हमारे पास इम्परमिएबल टू वाटर है, मतलब ये जो है ना ये अलाउ नहीं करेगा कि वाटर क्या हो, वाटर वापस रीएब्जॉर्ब हो, जो इसके इर्द गिर्द ये जो कैपिलरीज प्रेजेंट है उसको रीएब्जॉर्ब हो। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे याद रख लो, यहाँ पे एक हार्मोन रिलीज होगा जिसे हम कहते हैं एडीएच। एडीएच का मतलब ये है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन का मतलब ये है कि ये हमारे पास ये जो क्या है, ये जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है इसको जो है ना अलाउ कर देगा, मतलब ये जो है ना ये सिग्नल पहुंचा देगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें परमिशन देनी चाहिए ताकि वाटर क्या हो, वाटर हमारे पास रीएब्जॉर्ब हो, रीएब्जॉर्ब हो। अब सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे एडीएच क्यों रिलीज होता है, तो इसका जो मैकेनिज्म है ना वो सिंपल है, वाटर डिफिशिएंसी। जब बॉडी में वाटर की डिफिशिएंसी हो तो क्या होगा, ये एडीएच वहां पे रिलीज होगा और ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को कहेगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें परमिएबल हो जाना चाहिए ताकि तुम इस जो वाटर है वहां उसको रीएब्जॉर्ब करो। लेकिन जब याद रख लो, यूरिन जो है ना, यूरिन जब भी ये दो तरह के यूरिन होते हैं, मतलब एक होते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन और दूसरा जो है ना जिसमें हमारे पास वाटर की तादाद बहुत ज़्यादा हो। याद रख लिया करो, जब भी बहुत ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, क्लियर है, मतलब बॉडी की तरफ बॉडी चला जाएगा, तो वहां पे यूरिन क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। कंसंट्रेटेड का मतलब ये है कि उसमें सल्यूट की तादाद बहुत ज़्यादा होगी और वाटर की तादाद बहुत ज़्यादा कम होगी। क्लियर हो गया? तो इसको याद रख लिया करो कि मतलब जब वाटर बहुत ज़्यादा रीएब्जॉर्ब होगा टुवर्ड्स द बॉडी, और उस कंडीशन में जब वाटर डिफिशिएंसी इन द बॉडी हो, अगर हमारे पास गर्मी है, ठीक हो गया, या हमारे पास हमने जो है ना वाटर इनटेक नहीं की हुई, तो जब वाटर इनटेक नहीं की हुई तो बॉडी जो है ना वो क्या करेगा, वो ये नहीं चाहेगा कि यूरिन में हमारे पास क्या हो, यूरिन में हमारे पास वाटर एक्सक्रीट हो, क्योंकि फिर हमारी बॉडी को वाटर नहीं मिलेगा तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो इसलिए ये जो है ना, ये जो एडीएच ये क्या करेगा, ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को भी कहेगा कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल भी रीअब्जॉर्ब कर रहा है, लूप ऑफ हिनले भी वाटर को रीअब्जॉर्ब कर रहा है, और तुम क्या करो, तुम भी ये जो वाटर है इसको रीअब्जॉर्ब करो क्योंकि मेरी बॉडी को ज़रूरत है। और इस वाले जो प्रोसेस है, ये जो सारा प्रोसेस है, इसे हम क्या कहते हैं, काउंटर मैकेनिज्म। काउंटर मैकेनिज्म का मतलब ये है कि ये जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है इसका ये फंक्शन नहीं है कि ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करे, लेकिन बाय द फोर्स ऑफ एडीएच इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम अलाउ कर देते हैं कि ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करे। तो ये सारा प्रोसेस है काउंटर मैकेनिज्म का। क्लियर हो गया? तो जब भी यूरिन हमारे पास, यूरिन से वाटर बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा टुवर्ड्स द बॉडी, तो यूरिन हमारे पास कंसंट्रेटेड हो जाएगी, उसमें जो सल्यूट की तादाद है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस है इस तरह से कि किस तरह से यूरिन जो है ना वो क्या हो जाती है, वो एक्सक्रीट आउट होगी। मैं इसको क्या कर देता हूँ, सिंपल सी जो है ना समरी बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम ट्यूबुलर सिक्रेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब देख लो, ब्लड जो है ना एफेरेंट आर्ट्रियोल के जरिए किस तरफ आ जाता है, ग्लोमेरुलस की तरफ। क्लियर? ग्लोमेरुलस में हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर है, तो जो मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ मूव आउट करेंगे, वो मूव आउट करेंगे बाउमेन कैप्सूल की तरफ। बाउमेन कैप्सूल जो है ना वो सी शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है,
और ये जो सारा प्रोसेस यहाँ से मूव आउट होगा और ये जो सारा प्रोसेस होगा तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। मतलब ये जो फ्लूइड यहाँ पे क्या हो जाता है, ये फ्लूइड यहाँ पे फिल्ट्रेट हो जाता है, ये जो ब्लड यहाँ पे फिल्ट्रेट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। और यहाँ पे मोस्टली 20% ऑफ द प्लाज्मा फिल्ट्रेट होती है और उसका जो ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का जो कंपोजिशन है उस वो भी किस तरह से है, वो भी सेम है विद द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड, ये वाटर है, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है ना वो मूव आउट करते हैं फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टुवर्ड्स द बॉम्बेन कैप्सूल, और ये जो मॉलिक्यूल मूव आउट होते हैं उसे हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। अब उसके बाद ट्यूब्यूलर की बात आती है, तो पहला जो है ना पीसीटी है, मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसमें 80% ऑफ द वाटर क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और जो वाटर रीअब्सॉर्ब होगा वो कैपिलरीज के अंदर यहाँ से मूव आउट हो गए, क्या हो जाएगा, कैपिलरीज की तरफ। क्लियर हो गया। और वो कैपिलरीज उसको क्या करेंगे, बॉडी की तरफ लेकर जाएंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद लूप ऑफ हेनली की बात कर लेते हैं। अच्छा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हमारे पास जो कैपिलरीज में यूरिया यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है तो वो क्या होगा, वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ मूव इन होगा और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल उसको फॉरवर्ड करेंगे लूप ऑफ हेनली की तरफ। क्लियर। अब उसके बाद तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो 125 ml पर मिनट जो है ना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट हो रहा है और उसमें 124 ml का जो हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है वो क्या हो रहा है, वो हमारे पास रीएब्जॉर्ब हो रहा है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद लूप ऑफ हेनली की बात कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या करेगा, कंजर्व वाटर करेगा। उसमें हमारे पास एक है असेंडिंग लिम्ब और दूसरा है डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में हमारे पास वाटर रीएब्जॉर्ब होगा क्योंकि वो परमिएबल टू वाटर है, उसकी जो वॉल्स है वो परमिएबल टूवर्ड्स दी वाटर है। और जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगी, वो रीएब्जॉर्ब होंगी। तो सोडियम क्लोराइड हो गया, इसकी एग्जांपल हो गई, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएंगी, रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एक हमारे पास पीएच रेगुलेट करता है और पीएच इस तरह से रेगुलेट करता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है ना वो क्या होती है, वो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे सिक्रेट होते हैं, वो हम ट्यूबुलर सिक्रेशन में बात करेंगे। क्लियर है। तो पीएच रेगुलेट होता है, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन करता है। और यहाँ पे अगर हम बात कर ले वाटर की तो एक काउंटर मैकेनिज्म है, ये जो हमारे पास जो डीसीटी है, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये इम्परमिएबल टू वाटर है। तो जब हमारी बॉडी में वाटर की तादाद बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो एक काउंटर मैकेनिज्म क्या हो जाता है, काउंटर मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और उस काउंटर मैकेनिज्म के जरिए एडीएच रिलीज होगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो डीसीटी को अलाउ करेगा टू रीअब्सॉर्ब मोर वाटर। वाटर डिफिशिएंसी की वजह से वो डीसीटी से और भी क्या करेगा, वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है। जब भी हमारी यूरिन से जो यूरिन यहाँ पे जो है ना ये वेस्ट प्रोडक्ट जा रहा है तो इससे जितना भी वाटर रीएब्जॉर्ब हो, जितना ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब हो वहाँ पे यूरिन हमारे पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन की। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो ट्यूबुलर सिक्रेशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट हमने बात की कि एक प्रोसेस होगा जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है ना, ये सारे प्रोसेसेस यहाँ पे बैक वक्त हो रहे होते हैं। दूसरा है हमारे पास सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन क्लियर हो गया। और तीसरा जो है ना ये हमारे पास है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब इसके नाम याद रख लिया करो। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब ये है जिसमें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हो। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जिसमें हमारे बॉडी को जो सब्सटेंसेस चाह रहे हैं वो उसकी ज़रूरत है उसे, तो वो क्या होंगी, वो यहाँ से ये जो ट्यूब्स है इससे वापस रीअब्जॉर्ब होंगी किस चीज़ की तरफ, कैपिलरीज की तरफ, और वो कैपिलरीज उसको बॉडी की तरफ लेकर जाएंगे। क्लियर। अब उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात कर लेते हैं। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब ये है कि ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज towards the towards the renal tubules।
रीनल ट्यूब्यूल्स। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही है, वो जो है ना ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेट बना रहा है, यहाँ पे ये जो है ना रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, ये इसके इर्द गिर्द इस तरह से जो है ना प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से इसके इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है। तो मतलब इसका ये है कि इन कैपिलरीज में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है जो यहाँ से मूव आउट होकर कहाँ पे जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल्स की तरफ। मतलब ये है कि ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज टुवर्ड्स द रीनल ट्यूब्यूल्स, जो सब्सटेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे जो है ना ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ये जो है ना प्रेजेंट है तो वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यहाँ पे। अगर यहाँ से है तो ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। मतलब ट्यूब्स में हमारे पास जो है ना कुछ सीक्रीट होगा फ्रॉम द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अगर यहाँ पे जो है ना ये जो कैपिलरीज है इसमें कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट है तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेगा। ये क्यों ट्रांसफ़र करेगा, अब सिंपल सी बात है, ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये जो मटेरियल है, ये असल में हमारे पास है वेस्ट प्रोडक्ट। एक बात, ये हमारे पास क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। दूसरा, ये हमारे लिए पॉइजन है। मतलब ये हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में है, मतलब बहुत ज़्यादा मिकदार में है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है कि कौन कौन से ऐसी मटेरियल है जो हम क्या करेंगे, उसको जो है ना ट्यूब्स में सिक्रीट करेंगे, ये जो कैपिलरीज है इससे। तो यहाँ पे अब याद रख लिया करो कि कौन कौन से ऐसे जो है ना सिक्रीशंस है। तो उसमें हमारे पास एक जो है ना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन है, क्लियर। दूसरा जो है ना इसमें हमारे पास जो है यूरिया हो गया। तीसरा यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। इसके अलावा पोटाशियम हो गया, क्लियर हो गया ना। तो ये सारे जो एक्सेस अमाउंट में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिमूव आउट करेंगे। क्योंकि ये जो रिमूवल हम करेंगे ना, तो ये रिमूवल असल में इम्पॉर्टेंट होती है फॉर द बेनिफिशिएंसी ऑफ द बॉडी। अब ये असल में ये जो ये सारे जो है ना, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, अगर ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट रह जाते हैं और इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये क्या करेंगे, ये हमारे बॉडी को जो है ना नुकसान पहुंच जाएंगे। अब हाइड्रोजन आयन की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन आयन की हमने बात की कि ये जो DCT है, ठीक है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये पीएच रेगुलेट करेगा। तो पीएच रेगुलेशन का क्या मतलब है, मतलब यहाँ पे जो है ना, यहाँ से ये क्या ट्रांसफर करेगा, हाइड्रोजन आयन जो है ना ट्यूब की तरफ ट्रांसफर करेगा। और एक और बात, जब भी हाइड्रोजन आयन की तादाद ज़्यादा हो तो पीएच क्या होंगी, पीएच हमारे पास कम होगा। तो अगर बॉडी में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो पीएच जो है ना वो कम करेगा ना, तो मतलब बॉडी में एसिडिटी कॉज होगी, और एसिडिटी हमारे बॉडी के लिए जो है ना ठीक नहीं है। तो ये इस हाइड्रोजन आयन को, अगर यहाँ पे ये ब्लड में हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा है तो इसको रिमूव करेगा विद द हेल्प ऑफ ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये इस तरह से है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसी मटेरियल जो हमारे बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्सेस अमाउंट में है, पॉइजन है, तो ये जो पेरिट्यूबुलर, इसके इर्द गिर्द ये जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, ये क्या करेंगे, ये इसको मूव आउट करेंगे और इसको ट्रांसफ़र करेंगे टूवर्ड्स द रीनल ट्यूब्यूल, जिसमें हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है, जिसमें हमारे पास लूप ऑफ हिंडी है, जिसमें हमारे पास डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है। तो ये इसकी तरफ उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये तो हो गया, मैं वाइंड अप कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है ना कलेक्टिंग डक्ट है। मिसाल के तौर पर यह हमारे पास क्या हो गया, यह हमारे पास हो गया कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट का क्या मतलब है, ये जो है ना, ये सारा जो
हमारे बॉडी में जो है ना यूरिन जो है ना ये नेफ्रॉन में बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब ये इसको जो है ना ये इसको कलेक्ट करेगा। इसके बाद जो है ना ये कहाँ पे पहुँच जाती है, ये हमारे पास असल में पहुँच जाती है रीनल पेल्विस के जानिब, ठीक है ना। रीनल पेल्विस के बाद ये हमारे पास जो है ना यूरेटर के ज़रिए ट्रांसफ़र होगी किस चीज़ की तरफ, जो गॉल ब्लैडर सॉरी यूरिनरी ब्लैडर है। और उसके बाद जो है ना ये यूरेथ्रा के ज़रिए क्या होगा, ये यूरेथ्रा के ज़रिए एक्सक्रीट आउट होगा। तो ये इस तरह से ये प्रोसेस है कि किस तरह से यूरिन फॉर्म होता है, कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस है जिसके ज़रिए हमारी ब्लड जो है ना वो फिल्ट्रेट होती है, और फिर कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस है जो मेरे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये इस तरह से सारा मैकेनिज़्म है। यहाँ पे नेफ्रॉन का जो मैकेनिज़्म है वो ख़त्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप लोग इस तरह करें कि एक जो है ना स्ट्रक्चर को याद कर ले, और उसके बाद जो है ना इसकी फ़ंक्शन को याद कर ले, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिलेटेड टू द फंक्शन है। मतलब एक चीज़ अगर आपको स्ट्रक्चर में मालूम नहीं है तो उसकी फ़ंक्शन आप लोग नहीं जो है ना सीख सकते। तो इनको याद रख लिया करें, कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस है ये याद रख लिया करें, क्योंकि ये पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वाटर की जो है ना अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, लूप ऑफ हेनली में कौन सा लिम्ब है जो अलाउ करता है वाटर को वो रीअब्जॉर्ब करे। तो ये इस तरह से प्रोसेस है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच।